हेलो एवरीवन, दिस इज हुमैरा। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में समझा था। उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा था और हमने उसके कंपोजिशन को जो है समझा था। आज जो है हम इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा हमने देखा था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैबिनेट मिशन के थ्रू जो है बनाई गई थी, है ना। तो उसकी दो रिकमेंडेशंस थी, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन एंड सेकंड इज इंटरिम गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन, है ना। तो उस लेक्चर में हमने फॉर्मेशन देखा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। आज हम इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए 1946 जुलाई अगस्त में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस जो है कंडक्ट किए जा चुके थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हो गया था। अब उसी असेंबली में से जो है एक गवर्नमेंट हमें बनानी थी। उसके लिए जो है हमने 14 मेंबर की एक गवर्नमेंट बनाई, मीन्स कैबिनेट बनाई। जो जिस कैबिनेट में हमारे टोटल 14 मेंबर्स थे, जिसमें से 6 मेंबर जो हैं कांग्रेस से लिए गए थे, 5 मेंबर्स मुस्लिम लीग से एंड 3 मेंबर्स जो हैं वो अदर से लिए गए थे। इसका फॉर्मेशन जो है 2 सितंबर 1946 में किया जाता है। जुलाई अगस्त में इसके इलेक्शंस होते हैं एंड 2 सितंबर 1946 में हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग होती है, मुस्लिम लीग का शुरू से ही एक डिमांड चली आ रही थी कि इनको जो है एक सेपरेट कंट्री बनानी है, जिसको वे पाकिस्तान कहते थे। पाकिस्तान का फॉर्मेशन करना है ना। तो जब इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है तो इस इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करती है और शामिल नहीं होती है। आकर 2 सितंबर के दिन हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है, बट मुस्लिम लीग के कोई भी मेंबर जो है इसको ज्वाइन नहीं करता है। तो सबसे पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए 12 अगस्त 1946 में इंडिया के वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा नेहरू जी को जो है बुलाया गया, इनवाइट किया गया कि हमें जो है इंडिया के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना है। बट मुस्लिम लीग यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट नहीं करती है। और उसी के थोड़े दिन बाद ये क्या करते हैं, एक डायरेक्ट एक्शन डे जो है करते हैं, मीन्स प्रोटेस्ट करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से, है ना। 16 अगस्त 1946 में ये होता है। 12 अगस्त को मीटिंग होती है बट ये नहीं है, शामिल होते हैं इसमें। 16 अगस्त को ये डायरेक्ट एक्शन डे, जिसमें ये क्या करते हैं ये लोग कि ये बहुत लंबे समय से एक सेपरेट कंट्री पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, बट ब्रिटिशर्स जो है इसके लिए बिल्कुल भी इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वो रेडी नहीं थे इस चीज के लिए कि हम एक अदर कंट्री जो है इंडिया से बनाए। लेकिन ये क्या कहते हैं कि अब हम जो है लीगली तो हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हम क्या करेंगे, अब हम एक डायरेक्ट एक्शन लेंगे इस चीज के लिए। और ये क्या करते हैं, एक वायलेंट तरीके से इस चीज को करते हैं। ये लोग कैलकाटा के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं बहुत ही वायलेंटली। लेकिन ये भी क्या किया जाता है, इनके इस चीज को भी दबा दिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। उसके बाद लास्ट में ये ज्वाइन करते हैं हमारी क्या इंटरिम गवर्नमेंट को, कब, 26 अक्टूबर 1946 में। ओके, 26 अक्टूबर 1946 में अपने 5 मेंबर्स के साथ मुस्लिम लीग इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी इंटरिम गवर्नमेंट में जो 14 मेंबर्स थे वो कौन कौन थे और किस मेंबर को क्या डिपार्टमेंट मीन्स क्या मिनिस्ट्री मिली थी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो चेयरमैन और प्रेसिडेंट हैं वो उस समय के हमारे जो वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनको बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्री में जो है ब्रिटिशर्स का रूल था और ब्रिटिशर्स का जो मेन हेड हुआ करते थे वो वाइसराय होते थे। तो ये ही यहाँ के हमारे पास प्रेसिडेंट और चेयरमैन बनते हैं। देन हम देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू को इस गवर्नमेंट में वाइस प्रेसिडेंट की जो है डिपार्टमेंट मिलता है। एक फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक हेड बनाया जाता है। और कॉमनवेल्थ रिलेशनशिप मीन्स इनके अंतर्गत 3 मिनिस्ट्रीज आ रही थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्टर बनाया जाता है। एंड इसके साथ इनके पास एक एडिशनल चार्ज होता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का। देन थर्ड हमारे राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया जाता है। जॉन मैथाई 4th मेंबर इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई मिनिस्टर बनाया जाता है। देन हम 5th देखते हैं सरदार बलदेव सिंह, जिनको भारत का डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाता है, मीन्स रक्षा मंत्री बनाया जाता है। फिर बाबू जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं HC भाभा।
जिनको माइंस वर्क पावर मिनिस्टर बनाया जाता है। सी राजागोपालाचारी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता है। एंड लास्ट आसफ अली जिनको रेलवे मिनिस्टर बनाया जाता है। ये 9 जो मेंबर्स हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर्स वाले मेंबर्स हैं। अब हम 5 मेंबर्स देखेंगे जो मुस्लिम लीग के हैं। तो फर्स्ट लियाकत अली खान जिनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है। और यहाँ ये हमें इम्पोर्टेंट है कि जो लियाकत अली खान है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि पाकिस्तान के पहले पीएम बनते हैं, ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं। फिर आया चंडीगढ़ जिनको हम कॉमर्स मिनिस्टर बनाते हैं, ये भी मुस्लिम लीग के मेंबर थे। देन अब्दुल रब नश्तर को पोस्ट एंड एयर कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया जाता है। जोगिंदर नाथ मंडल लॉ मिनिस्टर, गजनफर अली खान हेल्थ मिनिस्टर। तो देखिए ये जो मिनिस्ट्रीज हैं हमने आज पढ़ी कि किस मेंबर को कौन सी मिनिस्ट्री दी जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में हमारे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस मेंबर को कौन सी मिनिस्ट्री थी, इसलिए हमें इसको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हमें लर्न करनी है किस डेट पर जो है हमारी इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, कितने मेंबर्स थे और किस पार्टी से कितने मेंबर आए थे। अब हम जो है इसके बाद देखेंगे कि 1947 15 अगस्त मुस्लिम लीग की जो डिमांडें थी वो खत्म नहीं होती और ब्रिटिशर्स जो है इवेंचुअली क्या करते हैं कि एक पाकिस्तान का फॉर्मेशन कर देते हैं इंडिया से ही, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि इंडिया के अंदर अब जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई और न्यू पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसमें से जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स हैं वो हट जाएंगे। अब इनकी जो होगी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, उसके थ्रू ये जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो अब हम सेकेंड इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं और वो सेकेंड इंटरिम गवर्नमेंट कब बनेगी हमारी 15 अगस्त 1947 में, जिसमें से हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग के मेंबर्स हट जाएंगे और हमने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ देखी थी अब वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के थ्रू होता है। तो आइए अब हम जानेंगे कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 क्या था और इसकी क्या क्या जो है प्रोविजंस थे। ओके, देखो तो अब हम देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को, ओके, जिसके थ्रू जो है इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है और ब्रिटिश रूल का जो है एंड होता है इंडिया के अंदर। तो इसमें हम समझते हैं क्लीमेंट एटली जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, 20 Feb 1947 को ये कहते हैं कि जो ब्रिटिश है उसका जो रूल है इंडिया के अंदर एंड कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। कब? 13 जून 1948 में, ठीक है। 13 जून 1948 में इंडिया से ब्रिटिशर्स का रूल एंड हो जाएगा। और ये बात कौन कहता है? क्लीमेंट एटली, जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर होते हैं ब्रिटेन के, है ना। अब हम देखते हैं कि ये बात किसमें ऐड करनी थी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनने के लिए ये चीज जो है शुरू होती है। इसी में जो माउंटबेटन उस समय के इंडिया के वाइसराय ये एक प्लान लेकर आते हैं, माउंटबेटन प्लान, 3 जून 1947 में। उसमें ये बताते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो है पार्टीशन किया जा सकता है और ये लोग जो है उसके लिए रेडी हो जाते हैं। और उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इससे प्लान को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं और इंडिया और पाकिस्तान का जो है पार्टीशन हो जाता है माउंटबेटन प्लान के थ्रू। ओके, फिर जो पार्टीशन है ये किस एक्ट में हम देखेंगे, किसके थ्रू होगा? एक एक्ट तो बताना पड़ेगा ना कि अब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का रूल खत्म हो रहा है और इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग डोमिनियन में जो है डिवाइड होने वाले हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1948 में ये प्रोविजंस डाला जाता है कि 15 अगस्त 1947 से जो है इंडिया अब इंडिपेंडेंट है, सॉवेरन है, ओके, सॉवेरन कंट्री है। अब ये किसी की भी कॉलोनी नहीं है, ब्रिटिशर्स का रूल जो है इंडिया के अंदर से एंड हो गया है। अब इंडिया 2 डोमिनियंस में डिवाइड हो गया है। ये भी किसका फीचर वो है प्रोविजन हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में। बहुत सारे प्रोविजन थे, मैं सिर्फ आपको 2-3 प्रोविजन बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है हमारी नेक्स्ट टॉपिक को लिंक करने के लिए। ओके, तो यहाँ ये बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है अलग अलग डोमिनियन हो चुके हैं, अब ये जैसा चाहे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। और इसके बाद एक और प्रोविजन ये इसमें डालते हैं कि जो उस समय प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट
अब जो प्रिंसली स्टेट हैं ये एक इंडिपेंडेंट पावर उनको देते हैं इस एक्ट के थ्रू कि प्रिंसली स्टेट अगर चाहे तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हैं, चाहे तो इंडियन यूनियन में जुड़ सकते हैं और अगर वो चाहें तो पाकिस्तान यूनियन में भी जुड़ सकते हैं। तो अब ये जो है एक बहुत बड़ी चीज इस एक्ट में इन्होंने डाल दी। अब जिससे इससे क्या हो सकता था कि इंडिया जो इस समय है हमारा एक यूनियन पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक है, वो अब इसमें क्या हो सकता था कि बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज का फॉर्मेशन हो सकता था एज अ प्रिंसली स्टेट के थ्रू, है ना। बट यहाँ अब हम देखते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों हम उनको जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं? ड्यू टू दिस रीजन, है ना। अब हम देखेंगे क्या रीजन था। इंडिया के अंदर उसमें 543 समथिंग प्रिंसली स्टेट थे। अगर हम इतने छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड हो जाते तो इंडिया के कितने टुकड़े हो जाते, है ना। तो इस चीज से बचने के लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने हर एक प्रिंसली स्टेट को राजी किया इंडियन यूनियन में जुड़ने के लिए, इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए, जिससे कि आज का जो हमारा भारत है वो अस्तित्व में आया है। इसलिए ही हम इनको क्या बोलते हैं, लौह पुरुष भारत के, है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका है इस चीज में। हम देखते हैं लास्ट में कुछ 3 प्रिंसली स्टेट्स थी जो इसमें शामिल होने के लिए रेडी नहीं थी, उनको भी जो है किसी ना किसी थ्रू ऐड कर लिया जाता है। कौन है वो? मेन कश्मीर, एक जूनागढ़ रियासत थी और एक हैदराबाद रियासत थी। तो हैदराबाद रियासत को जो है एक्शन पोलो के थ्रू, ऑपरेशन पोलो के थ्रू उसमें एक पुलिस एक्शन लिया जाता है और उसके थ्रू इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया जाता है। जूनागढ़ रियासत जो थी हम उसमें क्या करवाते हैं, रेफरेंडम के थ्रू, वोटिंग के थ्रू उसके लोगों से जानते हैं कि आप भारत यूनियन में जुड़ना चाहते हैं या अदर किसी कंट्री में या अपना अस्तित्व में रहना चाहते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, इंडियन यूनियन में शामिल हो जाते हैं। और कश्मीर को हम देखते हैं आर्टिकल 370 के थ्रू, है ना, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया जाता है। इनको कुछ मीन्स पावर्स दी जाती हैं स्पेशल आर्टिकल 370 के अंदर और इनको भी क्या कर लिया जाता है, इंडिया के अंदर शामिल कर लिया जाता है, जो कि हाल ही में 370 को हमने समाप्त कर दिया है और इनकी जो स्पेशल पावर्स थी उनको भी डिसमिस कर दिया है। ठीक है, तो ये तीनों भी एट लास्ट इंडियन यूनियन में शामिल हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सेकंड इंटरिम गवर्नमेंट हमारी बनती है उसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं। हमने फर्स्ट में पढ़ा था लॉर्ड माउंटबेटन थे, सेकंड में भी लॉर्ड माउंटबेटन ही रहेंगे, बट ये 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक, क्योंकि इसके बाद इनका जो था पावर इंडिया के अंदर समाप्त हो चुका था, ये सब ब्रिटिश वापस लौट गए। फिर हम देखेंगे सेकंड प्रेसिडेंट बनते हैं 20 जून 1948 से 24 जून 1950 तक सी राजा गोपालाचारी, जिनको हमने पहली इंटरिम गवर्नमेंट में देखा था। ये कौन थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब इनका रिप्लेसमेंट कौन करता है? तो इनका रिप्लेसमेंट किया जाता है अबुल कलाम आजाद के थ्रू, जिनको यहाँ नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता है। यहाँ भी टोटल 14 ही मिनिस्टर्स की ये अपनी इंटरिम गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ 7 बताए हैं जो न्यू ऐड हुए हैं। जो प्रीवियस है वो वही के वही रहेंगे और जो हमारे 7 मेंबर मिनिस्टर्स हैं। ओके, तो आप उसमें से उसको देख लेना, फर्स्ट वाले में से। सेकंड जॉन मैथाली, जिनको रेलवे मिनिस्ट्री मिलती है। सेकंड में CH बाबा कॉमर्स मिनिस्टर बनाए जाते हैं। रफी अहमद किदवई कम्युनिकेशन मिनिस्टर। राजकुमारी अमृता राव, ये जो है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनाई जाती हैं, राजकुमारी अमृता राव, जिनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जो है स्पेशली लर्न करना है और आपको स्पेशली ये सब भी लर्न करने हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ऐसा आता है कि पहली इंटरिम गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर कौन था, तो आपको उसमें बताना होगा कि सी राजा गोपालाचारी, सेकंड में अबुल कलाम। तो ये ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि रेलवे मिनिस्टर पहले में कौन था, सेकंड में कौन था। तो जो चेंजेस आए हैं उनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, फिर हम देखते हैं VN गदगिल, जिनको माइन एंड वर्क पावर मिनिस्टर बनाया जाता है। लास्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर बनाया जाता है। तो यहाँ समाप्त होती है हमारी, एंड होती है इंटरिम गवर्नमेंट। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपना वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे वर्क किया उसको हम समझते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।